नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी कैफ़े में। मैं अंकित सिंह बघेल हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए हम प्रारंभ करते हैं आज के हमारे इतिहास के फिर से वही 25 MCQs क्वेश्चन जो कि NCERT और से लिए गए हैं और आगामी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन है कि पहला कि अलाउद्दीन ने उत्तर से मालवा गुजरात से लेकर दक्षिण में मदुरई तक अधिकार स्थापित किया। दूसरा कथन है उसने जो प्रादेशिक विस्तार का नया दौर आरंभ किया उसे मोहम्मद तुगलक ने चरम तक पहुंचाया। तो ऑप्शन है हमारे कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है केवल ए, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दोनों। तो दोस्तों, जब आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी वास्तव में 1296 से 1316 तक एक लंबे समय तक भारत पर शासन करने वाला सल्तनतकालीन एक शासक था। तो दोस्तों, इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर है एक और दो दोनों। तो दोस्तों, ये दोनों कथन सत्य हैं। तो हमें याद रखना है कि अलाउद्दीन वह शासक था जिसने उत्तर में मालवा गुजरात से लेकर दक्षिण में मदुरई तक अधिकार स्थापित किया तथा अपने प्रादेशिक विस्तार में एक बड़ा क्षेत्र स्थापित किया जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अंतिम तक स्थापित रखा। दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तब उस समय वहां का शासक कौन था। तो दोस्तों, आपको जानकारी होगी अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण विजयों में से गुजरात विजय को जाना जाता है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात की विजय 1297 ईस्वी में जीती थी। और दोस्तों, आपको ध्यान होगा इसी विजय से मलिक काफूर नाम का एक हिजड़ा जो कि 1000 दिनार पर अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, बाद में इसी मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा गया है। तो दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। ऑप्शन देखते हैं अभी इस क्वेश्चन का। तो गुजरात के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? राजा रतन सिंह, राजा रायकरण, राजा हमीर देव या फिर राजा रामचंद्र। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है राजा रायकरण। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फिर से डिस्कस किया कि दोस्तों, गुजरात विजय जो कि 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात को जीता गया, तो और इसी जीत के दौरान यहाँ के एक बाजार से मलिक काफूर नाम के हिजड़े को अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा जिसे कि 1000 दिनारी भी बाद में कहा गया। तो दोस्तों, आपको इसका उत्तर पता ही है क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में इस चीज की डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, इसका उत्तर होगा गुजरात विजय। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे कि रणथंभौर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने बार बार आते हैं जहां पर हम असत्य कथन चुनना होता है, यहाँ पर हमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हम बहुत ही सावधानी के साथ सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसका ऑप्शन है कि सबसे पहला कि इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इस अभियान में अमीर खुसरो साथ में थे। तीसरा क्वेश्चन है इस समय यहाँ के शासक राजा रामचंद्र थे। और चौथा ऑप्शन है कि हमीर देव ने मंगोल अमीरों को शरण दी थी। दोस्तों, इसका आंसर है कि इस समय यहाँ के शासक रामचंद्र थे। बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि रामचंद्र जो है इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। रजिया सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से कथन हैं? तो अपन पहले देख लेते हैं कि निजामुल मुल्क जुनैदी ने उसकी गद्दी नशीनी का विरोध किया। दूसरा, उसने रणथंभौर पर पहला आक्रमण किया। और तीसरा ऑप्शन है उसे तबर हिंद में बंदी बनाया गया। दोस्तों, हमें इसमें इन तीनों कथनों में से ये बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3
या फिर 1, 2, 3 दोनों? तो दोस्तों रजिया सुल्तान के बारे में आपको जानकारी होगी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी थी, जो कि 1236 ईस्वी में शासिका बनी। भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में जानी जाती है। दोस्तों 1240 तक यह शासक रही है और बहुत ही पराक्रमी और विजयी महिला रही, जिसने कि सल्तनत काल में लोगों के विरोधों का मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास किया। दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों ये तीनों कथन सत्य हैं। मतलब निजाम उल मुल्क जुनैदी ने भी उसे गद्दी से विरोध किया था हटाने का, तथा उसने रणथंभौर में आक्रमण पहला किया था, तथा तबर हिंद में उसे बंदी भी बनाया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका उत्तर होगा डी, 1, 2, 3 तीनों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि हमारे सामने एक कथन और कारण दिया हुआ है, जिसमें हमें उसके कथन को समझते हुए उसके कारण का पता करना है। तो दोस्तों कथन है कि मंगोल भारत में सत्ता कायम करने में असफल रहे। उसके बाद कारण है कि दिल्ली के सुल्तान इनका सामना करने में सफल रहे तथा सॉल्ट पर्वत श्रेणियों तक अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा। नीचे दिए हुए कोटों का प्रयोग करके हमें सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर और ए की सही व्याख्या करता है। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो दिल्ली के सुल्तान थे, इनका सामना करने में मंगोल असफल रहे, क्योंकि उन्होंने सॉल्ट श्रेणियों तक यानी अफगानिस्तान के अंत तक, चीनी क्षेत्र के अंत तक अपने साम्राज्य को स्थापित कर रखा था। इस कारण मंगोल भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। उन्होंने लगातार कई बार आक्रमण करने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय रूपवती पद्मिनी से जोड़कर देखी जाती है। यह किस द्वीप की रानी थी? दोस्तों अभी आपने को पता है कि रानी पद्मावती कौन थी, रानी पद्मिनी कौन थी। काफ़ी विवादित मामला रहा है हमारे देश में। तो दोस्तों हमें जानकारी होनी चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की जो विजय की थी, ये 1303 ईस्वी में चित्तौड़ की विजय की थी, जहाँ पर रानी पद्मिनी का किस्सा हमारे उससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी किस द्वीप की रानी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, सिंघल द्वीप। तो दोस्तों हम इसका उत्तर याद रखना है कि रानी पद्मिनी किस द्वीप से थी? सिंघल द्वीप से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया? तो दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी आक्रमण 1307 ईस्वी में किया था। दोस्तों 1307 इंपॉर्टेंट डेट है। दोस्तों हमेशा हमसे प्रश्नों में इनकी तिथियां पूछी जाती हैं, जो कि हमें बार बार भूलती हैं। हमें इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना है। तो देवगिरी आक्रमण कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? 1307 ईस्वी में। ऑप्शन हमारे सामने है खिजर खां, खुसरो खां, मलिक काफूर और जफर खां। तो दोस्तों आपको जानकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि आपको पता है कि देवगिरी दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है और दक्षिण भारत के समस्त आक्रमणों का जो प्रतिनिधित्व है वो मलिक काफूर ने किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मलिक काफूर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि दी थी? तो राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किसे दी गई दोस्तों? तो ये उपाधि दी गई राजा रायकरण को। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन नंबर 1 है कि उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र एवं गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार निर्मित किए। लगभग यह कथन पूरी तरीके से सही है। बाजार नियंत्रण अधिकारी को सहना कहलाता था, बिल्कुल सही बात है। आपने बिल्कुल पढ़ा होगा इतिहास में कि बाजार नियंत्रण का जो अधिकारी था वह सहनाए मंडी कहलाता था। उसके बाद ऑप्शन 3 है। दोस्तों इस शब्द में ही कहीं ना कहीं एक असत्य छुपा हुआ है और दोस्तों हमें एक असत्य कथन ही चुनना है। तो दोस्तों
हमें आंसर हमारा मिल चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर है केवल 3, अर्थात व्यापारियों का लेखा जोखा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया, अर्थात वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व के रूप में सर्वाधिक कर वसूल किया। दोस्तों उस शासक का नाम आपको पता है, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। पुनः हमारे पास एक कथन और कारण है जिसपे हमें उसके सही उत्तर का निर्णय करना है। तो कथन हमारे सामने है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन लूट से संबंधित थे। उसका कारण दिया हुआ है कि यह दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करना चाहता था, यानी अलाउद्दीन दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करना चाहता था। तो आपको भी जानकारी है अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान धन लूट से संबंधित था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वह दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करना चाहता था, ऐसा हमें इतिहास में कहीं भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है ऐसा। लेकिन इसका आंसर है कि ये सत्य है परंतु आर गलत है, अर्थात व्याख्या की स्थिति तो बनती ही नहीं है। केवल कथन भी अगर बात करेंगे तो केवल कथन ए ही सही है, आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। तो नगद वेतन, यानी ये जो नगद वेतन की प्रणाली है वास्तव में प्राचीन काल में कैसे प्रारंभ हुई। तो नगद वेतन देने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था। तो दोस्तों नगद वेतन देने वाला पहला सल्तनत काल का जो सुल्तान था तो दोस्तों वह कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे खूत और मुकद्दम। तो खूत और मुकद्दम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, सैन्य दल, न्याय विभाग, जमींदार या फिर राजस्व संग्रहकर्ता। दोस्तों इसका सही उत्तर है जमींदार विभाग। खूत और मुकद्दम ये कि जमींदार विभाग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे जैन कवि जिनप्रभा सूरी किसके दरबार से संबंधित थे। दोस्तों ऑप्शन है हमारे सामने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोजशाह तुगलक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो जैन प्रभा सूरी एक जैन कवि हैं जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रमानुसार लगाइए, अर्थात दोस्तों इनके कार्यों के किए जाने के समय के अनुसार हमें इन्हें तय करना है, यानी घटते से बढ़ते क्रम की हो। दोस्तों राजधानी परिवर्तन, पहला ऑप्शन राजधानी परिवर्तन, कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान। दोस्तों सबसे पहले तो हमें इनके सन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो कर वृद्धि है वो 1326 ईस्वी में कर वृद्धि की गई तथा राजधानी परिवर्तन 1326 के 27 के बीच में की गई, अर्थात कर वृद्धि के बाद जो है राजधानी परिवर्तन का कार्य संपन्न कराया गया। उसके बाद दोस्तों सांकेतिक मुद्रा की जहां हम बात करें, जैसे कि भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था में भी वर्तमान में सांकेतिक मुद्रा का ही प्रचलन है। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के ही द्वारा किया गया था दोस्तों। तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन हुआ है वो 1329-1330 ईस्वी के बीच में किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला अभियान है खुरासान अभियान। तो खुरासान अभियान के बारे में दोस्तों आपको बताना चाहूँ, यह एक ऐसा अभियान है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक को गर्द की ओर ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है। अंत में यह अभियान पूर्ण नहीं होता है, किंतु इस अभियान की योजना में मोहम्मद बिन तुगलक का काफी धन व्यय हो जाता है। इस कारण से बाद में यह योजना भी असफल मानी गई है। तो दोस्तों अगर हम इसके उत्तर के बारे में बात करेंगे तो कर वृद्धि सबसे पहली योजना है, राजधानी परिवर्तन दूसरी, सांकेतिक मुद्रा तीसरी तथा खुरासान अभियान चौथी। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है, उसने योग्यता के बल पर उच्च पदों में अमीर और अदना दोनों वर्गों को शामिल किया। उसने अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई। ठीक है, राजधानी स्थानांतरण से संचार, धर्म, संस्कृति और सामाजिक विचारों में सकारात्मक परिवर्तन दिखे। तथा चौथा ऑप्शन है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता उसके शासक की निंदा करता है। तो दोस्तों आपको जानकारी होगी, इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहाँ का यात्री था। 1333 ईस्वी में भारत आया
और इसने किताब उल रहला नाम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की समस्त योजनाओं का विश्लेषण इसने अपनी पुस्तक में दिया हुआ है। तो दोस्तों अपने को ऑलरेडी दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि इसका ऑप्शन डी गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उसके काल में तमर रसरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया, उसने सिंध पर विजय हासिल की और कलाना और पेशावर तक अधिकार कायम किया। उसका उद्देश्य प्राकृतिक या वैज्ञानिक सीमा कायम करना था। दोस्तों इन तीनों कथनों में कौन सा कथन सत्य है, हमें वो ऑप्शन देखना है। तो दोस्तों इसका आंसर है 1, 2, 3 तीनों, अर्थात ये तीनों कथन दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान-ए-अमीर कोही की इस विभाग की स्थापना की थी। दोस्तों आपको जानकारी होगी दीवान-ए-अमीर कोही, दीवान-ए-अमीर अगर अमीर शब्द का उपयोग किया जाएगा तो दोस्तों ये कृषि विभाग का अधिकारी कहलाता था, और दीवान-ए-कोही जो एक विभाग था दोस्तों ये एक कृषि विभाग है और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उसने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रयत्न नहीं किया, उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया, उसने सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और थट्टा का विद्रोह दबाने में किया, और चौथा ऑप्शन है उसने दक्षिण के किसी राज्य पर हमला नहीं किया। दोस्तों इसका असत्य कथन हमें ढूंढना है इन चारों में से। दोस्तों इसका उत्तर है कि उसने दक्षिण पर किसी राज्य पर हमला नहीं किया, ये बिल्कुल असत्य कथन है। उसने दक्षिण पर आक्रमण करने और हमला करने का कई बार प्रयास किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सर्वप्रथम सैन्य विभाग की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, जौना खां। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बलबन। बलबन वह पहला शासक था दोस्तों जिसने की सैन्य विभाग की स्थापना की थी, और हमें ये याद रखना है बलबन दोस्तों 1265 से 1287 तक गुलाम वंश का शासक रहा है। नसरुद्दीन महमूद को इसने अपनी पुत्री का विवाह कराया और बाद में यह स्वयं शासक बन बैठा। दोस्तों हमें बिल्कुल याद रखना है सैन्य विभाग की स्थापना बलबन द्वारा की गई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई? जजिया आपको मालूम होगा दोस्तों, जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है जो कि हिंदुओं से वसूला जाता था, और यह उन्हें तीर्थ यात्राओं पर दर्शन करने के एवज में उनकी संपत्ति को देखरेख के संदर्भ में वसूला जाता था। जजिया एक महत्वपूर्ण कर था जिसे कई बार बंद एवं कई बार प्रारंभ किया गया। दोस्तों अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति किसने अपनाई? दोस्तों इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों ब्राह्मणों के ऊपर भी पहली बार जजिया कर लागू करने वाला जो शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिरोज शाह तुगलक ने आर्थिक अवस्था सुधारने हेतु लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। दूसरा है उसने राजनीतिक महत्व को बढ़ाते हुए कुलीन लड़कों को गुलाम बनाया, और तीसरा है उसने तैमूर आक्रमण का डटकर सामना किया। दोस्तों यहाँ पर हमें असत्य कथन ढूंढना है। एक बार फिर हमारे लिए एक चैलेंजिंग ऑप्शन है, तो ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 और केवल 3। दोस्तों इसका सही आंसर है केवल 3, अर्थात उसने तैमूर आक्रमण का डटकर सामना किया। दोस्तों बिल्कुल गलत है, तैमूरों का आक्रमण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहीं हुआ, इसलिए ये ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? दोस्तों बहुत ही जाना पहचाना शब्द है हमारे लिए रहट, क्योंकि हम जानते हैं रहट जो शब्द का उपयोग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, और रहट जो शब्द है वो दोस्तों ना तो आवाज से संबंधित है, ना ही बंधुआ मजदूरों से संबंधित है, और कर से तो संबंधित बिल्कुल नहीं है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिंचाई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित है? जिम्मी शब्द
याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिम्मी किससे संबंधित शब्द है? जजिया अदा करने वाले मुस्लिम प्रजा से, मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रजा से, या फिर सिंध विजय कर भारत आने वाले तुर्क से, या फिर ग्रामीण हिंदू कुलीन वर्ग से। दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रजा, अर्थात ऐसे लोग जो कि मुस्लिमों का शासन स्वीकार कर लिया है और जजिया देने के लिए तैयार हैं। ऐसी जो हिंदू प्रजा होती थी उनके लिए जिम्मी शब्द का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की प्रादेशिक इकाई को पदानुक्रम में लगाइए। दोस्तों आपको जानकारी होगी, दिल्ली सल्तनत का जो प्रादेशिक इकाई थी, अर्थात जो क्षेत्रों का बंटवारा हुआ था, उन्हें इक्ता, सूबा और परगना जैसे महत्वपूर्ण उसमें बांटा गया था। यहाँ पर हमें छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई में इसको जमाने का प्रयास करना है। हमारे सामने ऑप्शन है सिख इक्ता सूबा परगना, इक्ता सूबा सिख परगना, सूबा इक्ता परगना सिख और परगना सूबा इक्ता सिख, अर्थात ये चारों ऑप्शन हमारे सामने हैं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है इक्ता सूबा सिख और परगना। परगना इसमें दोस्तों सबसे बड़ी इकाई कहलाती थी, जो जिला की इकाई थी वो परगना कहलाती थी, और सबसे जो छोटी इकाई ग्राम की इकाई कहलाती थी वो इक्ता कहलाती थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे ये 25 क्वेश्चन पूरे हुए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आगे भी इसी प्रकार से वीडियो डालने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अंकित करें, ताकि हमें जानकारी मिले कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं अंकित सिंह बघेल एक बार फिर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना, और आगे भी मुझे आप वीडियो बनाने के लिए और नई नई जानकारियों के लिए प्रेरित करते रहेंगे, ताकि मैं आपको नई नई जानकारियां उपलब्ध करा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।